हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बायोलॉजी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बेटा, अपना ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में इंटेगुमेंट्री सिस्टम चल रहा था, ठीक है, जिसमें अपन मनुष्य की त्वचा के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल अपन ने त्वचा में पाई जाने वाली त्वक ग्रंथियों के बारे में पढ़ा था, ठीक है। कल आपको मैंने श्वेत ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ, कर्णमोम ग्रंथियाँ और स्तन ग्रंथियाँ, 4 प्रकार की ग्रंथियों के बारे में समझाया था, ठीक है। उसी क्रम में छोटी छोटी 2-3 ग्रंथियाँ और आज अपन को पढ़नी है, ठीक है। ग्रंथियों के खत्म होने के बाद त्वचा में पाए जाने वाले संवेदांग भी अपन को पढ़ने हैं। और बेटा, कल शायद आपका ये पाठ मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है ना। तो देखो, 4 प्रकार की ग्रंथियां तो अपन कल पढ़ चुके, ठीक है। अब नेक्स्ट ग्रंथि शुरू करते हैं, नंबर 5, मूलाधार। ग्रंथि का नाम है बेटा मूलाधार या वंक्षण ग्रंथियां। अगली ग्रंथि जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? मूलाधार या वंक्षण ग्रंथियां, ठीक है। तो देखो बेटा, इसमें आपको कुछ पॉइंट याद करने हैं। वो पॉइंट मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, फिर एक बार उन सारे पॉइंट्स को मैं बोल दूंगा, ठीक है। वही उसके अंदर आपको याद करना है और लिखना है, ठीक है। तो देखो बेटा, आप बोलोगे ये ग्रंथियां तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। और बेटा, एक और बात यहीं पे सुन लो कि ये ग्रंथियां एपोक्राइन यानी कि अंशस्रावी प्रकृति की होती हैं, ठीक है ना। आप बिल्कुल भी ये दिमाग मत लगाना कि भाई तेल ग्रंथियां होलोक्राइन प्रकार की थी और चूंकि इन ग्रंथियों का निर्माण तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से हुआ है, अतः ये होलोक्राइन नहीं हो, होलोक्राइन होनी चाहिए। पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा। तेल ग्रंथियां तो होलोक्राइन प्रकार की, मूलाधार अथवा वंक्षण ग्रंथियां एपोक्राइन प्रकार की होती हैं, यद्यपि इनका निर्माण तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से होता है। पॉइंट नंबर 2 पर आइए। ये ग्रंथियां वंक्षण क्षेत्र में पाई जाती हैं। कौन से क्षेत्र में होती हैं? वंक्षण क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वंक्षण क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो बेटा, वंक्षण क्षेत्र का मतलब होता है गुदा व मूत्रोजनन छिद्र के मध्य का क्षेत्र, ये वंक्षण क्षेत्र कहलाता है बेटा, ठीक है। समझ में आ गया। अब पॉइंट नंबर 3 कि इन ग्रंथियों से एक गंध युक्त पदार्थ स्त्रावित होता है, ठीक है, जो प्राणियों को सेक्स हेतु आकर्षित करता है, सेक्स हेतु आकर्षित करता है, ठीक है बेटा। क्या बोला बेटा मैंने कि मूलाधार अथवा वंक्षण ग्रंथियों से एक गंध युक्त पदार्थ स्त्रावित होता है जो विपरीत लिंग के प्राणियों को सेक्स के लिए आकर्षित करता है। बैठ गई आपके समझ में। एंड बेटा, चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? ये ग्रंथियां
मनुष्य में एब्सेंट होती हैं। ये ग्रंथियां मनुष्य में एब्सेंट होती हैं। और लास्ट पॉइंट में क्या कह देंगे बेटा, चूंकि इन ग्रंथियों के द्वारा गंधयुक्त पदार्थों का स्त्रावण होता है, अतः इन ग्रंथियों को सेंट ग्लैंड्स भी कहा जाता है। आपको ना मूलाधार अथवा वंक्षण ग्रंथियों में ये 5 पॉइंट बोलने पड़ेंगे। एक एक करके सभी पॉइंट्स को सुनो ताकि मैं अगली ग्रंथि को स्टार्ट कर दूं। ठीक है, तो अपन बेटा 4 प्रकार की ग्रंथियां तो कल पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी पढ़ी थी कल? स्तन ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, तेल ग्रंथियां, और सबसे लास्ट में अपन ने पढ़ी थी सीरुमिनस या कर्णमोम ग्रंथियां। आज अपन ने 5वें नंबर पे शुरू की है मूलाधार या वंक्षण ग्रंथियां। ठीक है, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट्स जो आपको याद करने हैं बोर्ड पे लिख दिए हैं। एक बार मैं उन 5 के 5 पॉइंटों को बोल रहा हूँ, उसके बाद अपन नेक्स्ट ग्रंथि पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखें बेटा, मूलाधार या वंक्षण ग्रंथियां, ये ग्रंथियां तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं और बेटा अंशस्रावी प्रकृति की होती हैं। दूसरी बात मैंने क्या बताई कि मूलाधार अथवा वंक्षण ग्रंथियां वंक्षण क्षेत्र में पाई जाती हैं। वंक्षण क्षेत्र का मतलब भी आपको मैंने बता दिया, मूत्रोजनन छिद्र एवं गुदा के बीच का जो स्पेस होता है उसको वंक्षण क्षेत्र कहते हैं। तीसरे पॉइंट में आपने पढ़ा बेटा कि इन ग्रंथियों के द्वारा गंधयुक्त पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है। सुन लिया, गंधयुक्त पदार्थों के स्त्रावण के कारण इन ग्रंथियों को सेंट ग्लैंड गंध ग्रंथियां भी कहते हैं। ये गंधयुक्त स्त्रावित पदार्थ विपरीत लिंग वाले प्राणियों को सेक्स के लिए आकर्षित करते हैं। ठीक है, एंड बेटा लास्ट में आपने जो पॉइंट पढ़ा वो क्या लिखा हुआ है कि मनुष्य में मूलाधार अथवा वंक्षण ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं। तो बेटा आपको इन ग्रंथियों के अंतर्गत ये 5 के 5 पॉइंट्स याद करने हैं। ठीक है बेटा, अब अपन नंबर 6 वाली ग्रंथि को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है मीबोमियन ग्रंथियां। एक्चुअल में अब जो 2 प्रकार की ग्रंथियां हम पढ़ रहे हैं, दोनों की दोनों ग्रंथियां नेत्रों से संबंधित हैं। इसके बाद अपन जैस की ग्रंथियां पढ़ेंगे, वो भी नेत्रों से संबंधित हैं। तो बेटा 6वें नंबर पे अपन कौन सी ग्रंथि पढ़ रहे हैं? मीबोमियन ग्रंथियां। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट याद करने हैं? पहला, ये ग्रंथियां तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। ठीक है, तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। पहली बात हो गई बेटा। दूसरी बात सुन लें, ये ग्रंथियां पलकों की बारोनियों के नीचे, पलकों की बारोनियों के नीचे पाई जाती हैं। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया बेटा। तीसरा पॉइंट क्या बोलोगे? इन ग्रंथियों से स्त्रावित तेलीय पदार्थ कॉर्निया पर एक आवरण बनाता है, एक पतला आवरण बनाता है। ठीक है, यह आवरण कॉर्निया को नम, चिकना एवं सुरक्षित रखता है।
ये पॉइंट बोल दोगे बेटा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको मीबोमियन ग्रंथियों के अंतर्गत याद करनी है। केवल 3 पॉइंट, तीनों के तीनों पॉइंट्स आपको मैं रिपीट करके बोल रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है। तो अगली ग्रंथि अपन कौन सी पढ़ रहे हैं? मीबोमियन ग्रंथियाँ, है ना। ये ग्रंथियाँ तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। ये ग्रंथियाँ पलकों की बारौनियों के नीचे पाई जाती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित तेल सदृश्य पदार्थ, इन ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित तेल सदृश्य पदार्थ कॉर्निया के ऊपर एक पतला सुरक्षात्मक आवरण बनाता है, जो कॉर्निया को नम एवं चिकना बनाए रखता है, ठीक है। तो बेटा ये ग्रंथि आपकी मीबोमियन खत्म हो गई, ठीक है। अब अपन लास्ट ग्रंथि पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दे रखी है, और आप जान लें कि जिस ग्रंथि के बारे में अपन पढ़ रहे हैं उसका नाम है जैस की ग्रंथियाँ। कौन सी? जैस। नंबर 7, जैस की ग्रंथियाँ। और ये जो जैस की ग्रंथियाँ हैं बेटा, ये भी नेत्रों से संबंधित होती हैं। इसमें भी आपको 2-3 पॉइंट याद करने हैं। एक तो वही बेटा कि ये ग्रंथियाँ तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं, सुन लिया। दूसरी बात आप क्या बोलोगे? वही नेत्र से संबंधित है, तो आप बोलोगे पलकों की बारौनियों की पुटिकाओं में खुलती हैं, पुटिकाओं में खुलती हैं। और लास्ट बात आप बोल दोगे बेटा, इनसे स्रावित तेलीय पदार्थ, स्रावित तेलीय पदार्थ बारौनियों व उसके आसपास की त्वचा को नम व चिकना बनाता है, नम एवं चिकना बनाता है, ठीक है बेटा। तो ये जैस की ग्रंथियों में बोलोगे। क्या क्या लिखा है बेटा, एक बार ध्यान से सुन लो। और इसी के साथ में अपनी ग्रंथियां खत्म हो जाएंगी, त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां, ठीक है। देखिए आपने लास्ट ग्रंथि कौन सी लिखी है? जैस की ग्रंथियां। आपको बता चुका हूं कि ये ग्रंथियां भी नेत्र से संबंधित होती हैं। अब इसमें अपन को क्या क्या लिखना है कि जैस की ग्रंथियां तेल ग्रंथियों के रूपांतरण से बनती हैं। पहली बात, ये ग्रंथियां पलकों की बारौनियों की पुटिकाओं में खुलती हैं, ठीक है। और तीसरी बात, इन ग्रंथियों के द्वारा स्त्रावित होने वाला तेलीय पदार्थ बारौनियों व उसके आसपास की त्वचा को नम और चिकना बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार त्वचा में पाई जाने वाली समस्त त्वक ग्रंथियां अपन खत्म कर चुके हैं। तो बेटा अपन ने कुल कितने प्रकार की त्वक ग्रंथियां पढ़ ली? 7 प्रकार की। कौन कौन सी पढ़ी हैं? ध्यान से नाम सुन लो। सबसे पहले पढ़ी अपन ने श्वेत ग्रंथि। नंबर 2 पे अपन ने पढ़ी तेल ग्रंथि, सेबेसियस ग्लैंड। नंबर 3 पे अपन ने पढ़ी स्तन ग्रंथि। नंबर 4 पे अपन ने पढ़ी कर्णमौम या सेरुमिनस ग्लैंड। नंबर 5 पे अपन ने पढ़ी मूलाधार या वंक्षण ग्रंथियाँ। नंबर 6 पर अपन ने पढ़ी मीबोमियन ग्रंथियाँ। और नंबर 7 पे आपने पढ़ी जैस की ग्रंथियाँ। इन दो जो 7 प्रकार की ग्रंथियाँ पढ़ी हैं, इनमें से अंतिम 2 मीबोमियन ग्रंथियाँ और जैस की ग्रंथियाँ नेत्रों से संबंधित ग्रंथियाँ हैं।
तो बेटा इन त्वक ग्रंथियों में आपको कितना याद करना है, कितना लिखना है, ये पूरी की पूरी कहानी आपको मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के समझा चुका हूँ। आप ना अब इन 7 प्रकार की त्वक ग्रंथियों को सीट में से पढ़ेंगे और इनको याद करेंगे। सुन लिया आपने। अब अगला हेडिंग जो अपन आज पढ़ रहे हैं वो है त्वक संवेदांग। संवेदांग यानी कि त्वचा में पाए जाने वाले संवेदांग। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली लाइन तो आपको इसमें ये पढ़नी है बेटा कि ये जो त्वक संवेदांग होते हैं ये इन ओरिजिन एक्टोडर्मल होते हैं। क्या मतलब है इसका कि त्वक संवेदांगों की उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म स्तर से होती है। बैठ गई आपके समझ में। दूसरी बात आपको इसमें जाननी है कि ये जनरली डर्मिस की गहराई में धसे रहते हैं। डर्मिस की गहराई में धसे रहते हैं। तो अब आपको 5 से 6 प्रकार के त्वक संवेदांग बोर्ड पे देख के याद करने हैं। ठीक है, अपन सभी प्रकार के संवेदांगों को बोर्ड पे लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो बेटा सबसे पहला संवेदांग अपन लिखेंगे स्वतंत्र तंत्रिकीय छोर। ये सबसे पहले प्रकार का संवेदांग है। क्या नाम लिखा है बोर्ड पे? स्वतंत्र तंत्रिकीय छोर। छोर का मतलब सिरे, है ना। एक्चुअल में ये नग्न तंत्रिका तंतुओं के छोर होते हैं। ठीक है, जो डर्मिस की गहराई में पाए जाते हैं। डर्मिस की गहराई में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो इनके बारे में बता दिया। एक और बात यहाँ पे अपन को कहनी है कि ये दर्द की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। सुन लिया। तो ये अपना पहला प्रकार हो गया बेटा, पहले प्रकार का त्वक संवेदांग स्वतंत्र तंत्रिकीय छोर। क्या लिखना पड़ेगा आपको इसमें? ये नग्न तंत्रिका तंतुओं के छोर होते हैं जो डर्मिस की गहराई में पाए जाते हैं। ठीक है, और बेटा ये दर्द की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। पहले प्रकार का संवेदांग खत्म हो गया। नंबर 2 पढ़ेंगे मेसनर्स संवेदांग। मेसनर्स संवेदांग, ठीक है ना। ये बाह्य जननांगों की त्वचा, स्तनों के निपल्स एवं अंगुलियों के सिरों पर अधिकतया पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको दूसरे प्रकार के संवेदांग में कहना है। क्या नाम है संवेदांग का? मेसनर्स संवेदांग। ये बाह्य जननांगों की त्वचा, अंगुलियों के सिरों और स्तनों के निपल्स पर उपस्थित होते हैं। ठीक है बेटा, और ये जो संवेदांग होते हैं ये स्पर्शग्राही होते हैं। यानी कि बेटा क्या मतलब है इसका? स्पर्श की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। तो 2 प्रकार के संवेदांग पढ़ लिए। अब नंबर 3 पर आ जाइए। नंबर 3 मर्केल्स डिस्क
हेडिंग नंबर तीसरा है बेटा ये, तीसरे प्रकार का संवेदांग। क्या लिखा है बेटा? मर्केल्स डिस्क। ये इसके बारे में हो गया, ये इसके बारे में हो गया। इसके बारे में अपन यहाँ 1 मिनट गौर कीजिए। आपको मैंने डर्मिस स्तर की हिस्टोलॉजी पढ़ाई थी। चर्म 2 भागों में बटा होता था, पेपिलरी स्तर और दूसरा कौन सा था? रेटिकुलर या जालिकामय स्तर। तो बेटा ये ना रेटिकुलर स्तर में पाए जाते हैं, तो अपन को यही लिखना है, डर्मिस के रेटिकुलर स्तर में उपस्थित होते हैं। इसके बारे में केवल इतना ही आपको बताना है। और बेटा मर्केल्स डिस्क ये भी स्पर्शग्राही प्रकार के संवेदांग हैं। तो अपन कुल कितने प्रकार के संवेदांग पढ़ चुके हैं? 3 प्रकार के। अभी बेटा 3 प्रकार के संवेदांगों को पढ़ना और बाकी है। नंबर 4 पे आ जाइए। 4 पे कौन सा संवेदांग पढ़ेंगे? पेसिनियन संवेदांग। बेटा याद रखने का भी तरीका है, P4 प्रेशर कंपटीशनों में भी पूछे जाते हैं। एक्चुअल में थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि पेसिनियन संवेदांग प्रेशर यानी कि दाबग्राही होते हैं, है ना। और कहाँ पाए जाते हैं? डर्मिस की गहराई में। डर्मिस की गहराई में तो लगभग सभी उपस्थित होते हैं, डर्मिस की गहराई में। और कैसे होते हैं बेटा ये संवेदांग? दाबग्राही। सुन लिया। नेक्स्ट पे आइए, क्राउस के संवेदांग। क्राउस के संवेदांग। और बेटा क्राउस से बना है कोल्ड, तो ये ना ठंड अथवा शीतग्राही होते हैं, ठंड अथवा शीत के प्रति संवेदी होते हैं, ठीक है ना, क्राउस के संवेदांग। और बेटा ये भी डर्मिस की गहराई में पाए जाते हैं। और यहाँ पर अपन लिख देंगे शीत या ठंड के प्रति संवेदी होते हैं, शीत अथवा ठंड के प्रति संवेदी होते हैं। तो कितने प्रकार के संवेदांग अपन पढ़ लिए हैं बेटा? 5 प्रकार के। एंड लास्ट प्रकार का त्वक संवेदांग अपन कौन सा पढ़ने वाले हैं? रूफिनी के अंग। और बेटा ये भी डर्मिस की गहराई में उपस्थित होते हैं। और ये ऊष्मा अथवा तापग्राही होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रकार के संवेदांग मैंने आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए, ठीक है ना। अब ध्यानपूर्वक इनको आप याद करें। ये बेटा कंपटीशनों में भी पूछे जाते हैं। इनमें से इन 3 को याद रखना तो बहुत सरल है। नीचे वाले देखो, पेसिनियन संवेदांग लिखा तो P4 प्रेशर यानी कि ये दाबग्राही होते हैं, लिखा है सामने दाबग्राही। क्राउस के संवेदांग C से बन गया बेटा कोल्ड, यानी कि ये संवेदांग शीत अथवा ठंड के प्रति संवेदी होते हैं। नेक्स्ट लिखा है बेटा रूफिनी के अंग। और बेटा रू से बना रुद्रोष्म प्रक्रम, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा है। और रुद्रोष्म प्रक्रम बेटा ऊष्मा और तापमान से संबंधित होता है। तो ना ऑर्गन ऑफ रूफिनी ऊष्मा या तापग्राही होते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये 6 प्रकार के त्वचीय संवेदांग मनुष्य की त्वचा में पाए जाते हैं, ठीक है ना बेटा। तो आप इनको जब भी याद करें तो टेबल की फॉर्म में कर लें, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और सारी की सारी चीज़ एकदम स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। एक बार ये पूरी की पूरी कहानी दोबारा से सुनाएं, ठीक है ना। उसके बाद इस पार्ट का अंतिम टॉपिक चलेगा,
ठीक है। और अंतिम टॉपिक कौन सा होगा? हेयर्स के बारे में, बाल के बारे में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, यहीं से पढ़ना शुरू करें। क्या हेडिंग लिखा है बेटा मैंने बोर्ड पे? त्वक संवेदांग, यानी कि त्वचा में पाए जाने वाले संवेदांग। सबसे पहली बात तो आप ये बोलोगे कि त्वचा में पाए जाने वाले संवेदांग इन ओरिजिन एक्टोडर्मल होते हैं, अर्थात इनकी उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म से होती है, ठीक है। दूसरी बात, ये डर्मिस की गहराई में धस। अब आपको त्वचा में पाए जाने वाले विभिन्न संवेदांगों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला संवेदांग कौन सा लिखा है? स्वतंत्र तंत्रिकीय छोर। क्या लिखोगे आप इसमें? सारी बात मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। ये नग्न तंत्रिका तंतुओं के छोर होते हैं, नग्न तंत्रिका तंतुओं के छोर होते हैं, ठीक है, जो डर्मिस की गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा दर्द की संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। ये अपन ने पहला प्रकार खत्म कर दिया। दूसरे प्रकार पे आ जाइए, मेसनर संवेदांग। ये बाह्य जननांगों की त्वचा में, स्तनों के निपल्स पर तथा क्या लिखा है तीसरा बोर्ड पे? अंगुलियों के सिरों पर अधिकता से पाए जाते हैं, ठीक है ना। और बेटा ये स्पर्शग्राही होते हैं, यानी कि स्पर्श की संवेदनाओं को एक्सेप्ट करते हैं। स्पर्श से संबंधित संवेदनाएं इनके द्वारा ग्रहण की जाती हैं, ठीक है। नंबर 3 पर आ जाओ बेटा। नंबर 3 पे क्या लिखा हुआ है? मर्केल्स डिस्क। नंबर 3 पर क्या लिखा है बेटा? मर्केल्स डिस्क। क्या लिखा है बोर्ड पे? कहाँ पाई जाती हैं? डर्मिस के रेटिकुलर स्तर में उपस्थित होती हैं। डर्मिस के रेटिकुलर, आपको डर्मिस में 2 स्तर बताए थे, याद करो। मान लो ये तो मैंने एपिडर्मिस बना दिया और इससे लगभग 3 गुना मोटा डर्मिस हो गया। ये तो एपिडर्मिस, ये डर्मिस। डर्मिस का ऊपर वाला जो भाग है इसको तो पेपिलरी, और ये जो नीचे वाला भाग है इसको रेटिकुलर बोलते हैं। तो ये जो मर्केल्स डिस्क है ना, ये डर्मिस के रेटिकुलर स्तर में उपस्थित होते हैं। डर्मिस के रेटिकुलर स्तर में उपस्थित होते हैं। और बेटा ये भी स्पर्शग्राही होते हैं, यानी कि स्पर्श की संवेदनाओं को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला क्या लिखा है बोर्ड पे? पेसिनियन संवेदांग। याद रखना पड़ेगा, कई बार ये तीनों कंपटीशनों में पूछे जाते हैं। तो देखो, पैसे बना प्रेशर, है ना, और प्रेशर होता है दाब। तो बेटा पेसिनियन संवेदांग, इस प्रकार के संवेदांग डर्मिस की गहराई में पाए जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये दाब के प्रति संवेदी होते हैं, यानी कि दाब ग्राही होते हैं। नेक्स्ट पे आइए बेटा, क्राउस के संवेदांग। ये संवेदांग भी कहाँ पाए जाते हैं? डर्मिस की गहराई में, ठीक है। और बेटा ये नाम से याद रखना पड़ेगा, जैसे क्राउस तो कै आ गया ना, तो कै फॉर कोल्ड, सी, तो कोल्ड का मतलब ठंड या शीत के प्रति, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और ये संवेदांग भी डर्मिस की गहराई में पाए जाते हैं, ठीक है ना। और सबसे लास्ट पे आइए, रूफिनी के अंग, ऑर्गन ऑफ रूफिनी। इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि आपने फिजिक्स में एक शब्द पढ़ा है रुद्रोष्म प्रक्रम, वहाँ पर ऊष्मा के बारे में जिक्र होता है। तो बेटा ऑर्गन ऑफ रूफिनी आप याद रख सकते हैं बायोलॉजी में कि ये संवेदांग
ऊष्मा के प्रति संवेदी होते हैं, यानी कि ऊष्मा और ताप के प्रति ग्राही होते हैं। और बेटा ये भी डर्मिस की गहराई में पाए जाते हैं। तो देखो बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि त्वचा में पाए जाने वाले समस्त प्रकार के संवेदांग एक्टोडर्मल होते हैं। इनकी उत्पत्ति भ्रूण के एक्टोडर्म स्तर से होती है। और दूसरी बात आपको ये जाननी है, इम्पोर्टेंट है, कि भाई ये सारे के सारे त्वक संवेदांग डर्मिस की गहराई में धसे रहते हैं। तो मैं आपसे ये चाहता हूँ कि ये पूरी की पूरी टेबल या यूं कह दो त्वक संवेदांगों को आप टेबल बनाकर ही पढ़ें, तो आपको ना याद रखने में आसानी रहेगी। देखो लिखना भी कुछ नहीं है, यहाँ पर तो अपन लिख देंगे संवेदांग का प्रकार, है ना। यहाँ पर अपन लिख देंगे संवेदांग की स्थिति, और स्थिति बेटा सब में लगभग कॉमन है कि सारे के सारे संवेदांग डर्मिस की गहराई में उपस्थित होते हैं, है ना। यहाँ पर आप ना ये लिख सकते हैं कि एक संवेदांग विशिष्ट किस प्रकार की संवेदनाओं को एक्सेप्ट करता है, तो वो नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो कल की क्लास में बेटा यहाँ से आगे अब केवल एक ही टॉपिक बचा है त्वचा में, और वो अपन कल ख़त्म कर देंगे। त्वचा पर पाए जाने वाले बाल, मतलब ये हुआ कि कल अपन बाल की खाल निकालेंगे, यानी कि बाल की इंटरनल स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई जाएगी। धन्यवाद।